हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में बिना दाखिल खारिज के बेच सकेंगे बाप दादा की जमीन, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जिससे बाप दादा की जमीन बेचना आसान हो जाएगा। दरअसल बिहार में जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बिहार के जमीन बेचने वाले या जमीन दान करने वाले व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा था कि अगर जमाबंदी उसके पास नहीं होगी या उनके नाम पर नहीं होगी तो वह व्यक्ति जमीन ना तो बेच सकता है और ना ही किसी को दान कर सकता है। बता दें, हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद बिहार के जमीन खरीद बिक्री में काफी गिरावट देखी गई थी और रेवेन्यू में भी कमी आई थी, जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां से लोगों को राहत मिली है। जमाबंदी की अनिवार्यता खत्म होने के लिए कातिब संघ ने सरकार से मुलाकात की थी। हालांकि ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जिस वजह से कातिब संघ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार के पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि इस मामले में पूरी सुनवाई सितंबर 2024 में की जाएगी, जिसके बाद फाइनल आदेश जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि अपने बेटे, अपने पिता या दादा के नाम पे जमीन बेच सकेंगे। यानी फिलहाल के लिए जमाबंदी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लालू परिवार की जमीन होगी जब्त, आश्रम खुलेगा। जेडीयू ने कहा कोई माई का लाल। जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार 16 मई को आरजेडी पर जमकर हमला बोला। नीरज कुमार मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज रखे और बताया कि लालू परिवार के पास कहां कितनी जमीन उपलब्ध है। कहा कि जमीन की कीमत आकी गई है जो 486 करोड़ रुपए है। नीरज कुमार ने कहा कि सिर्फ पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। 2024 में सरकार बनने के बाद इन सभी जमीन को जब्त किया जाएगा और अनाथालय आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि खोला जाएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो इस संपत्ति बचा लेगा। दरअसल नीरज कुमार गुरुवार को नालंदा पहुंचे थे। बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह बात ही कही है। बता दें, एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोट मांगने इन दोनों नेता पहुंच रहे हैं। अलग अलग नेता क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस क्रम में नीरज कुमार भी पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। मिड डे मील में बच्चों को मिलेंगे दूध। 1 जुलाई से इन 44 प्रखंडों के विद्यालयों में होगा लागू। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब मध्य भोजन में दूध भी शामिल हो गया है। आगामी 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को मध्य भोजन में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि प्रदेश के 534 प्रखंडों में शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 44 प्रखंडों में ही लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 44 प्रखंडों की सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गर्म तरल दूध मध्य भोजन में देने की पहल होगी। इस संबंध में मध्य भोजन योजना निदेशक बिहार मिथिलेश मिश्रा ने निर्देश जारी किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 1 से 5 के बच्चों के लिए 100 ml दूध और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 150 ml दूध दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से हटाए जाएंगे के पाठक। तानाशाही व्यवहार के खिलाफ बिहार के कई एमएलसी ने खोला मोर्चा, हो गई बैठक। शिक्षा विभाग के कई आदेशों को लेकर बिहार में शिक्षकों में नाराजगी बताई जा रही है। 16 मई से स्कूलों के खुलने के समय प्रातःकाल 6 बजे किए जाने से शिक्षकों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से पदभार संभाला है तब से लगातार शिक्षा विभाग में चर्चा बना हुआ है। विभागों के कई आदेशों का शिक्षकों से लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस क्रम में एक बार फिर से बिहार के कई एमएलसी एक साथ आए हैं और के पाठक को हटाने को लेकर किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा के आवास पर तमाम एमएलसी की गुरुवार को बैठक हुई। मदन मोहन झा ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने विभिन्न दलों के एमएलसी के साथ बैठक की तस्वीर पोस्ट की है। झा ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा है, सरकारी अधिकारी के तानाशाह व्यवहार के खिलाफ आज हम जनप्रतिनिधियों के मेरे आवास पर बैठक हुई। इससे पहले अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, शिक्षा विभाग बिहार अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों के एमएलसी बल्कि एनडीए के घटक दलों के एमएलसी भी बैठक में मौजूद दिखे। सभी ने एक सुर में के पाठक के आदेशों की आलोचना की, साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की।
आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा, नामांकन रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सारण जिला के तारा अमनूर निवासी नुपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अर्जी दायर कर सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इसमें उनकी आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई है कि वह पिछले 7 वर्षों के अधिक समय में सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिक है या नहीं। भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। अर्जी में संविधान के हवाला देते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं है। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी है और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारियां उन्होंने दी है। अपने घर का कोई पता नहीं दिया है, चल अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। इन सब के तथ्यों के बावजूद सारण के निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया, जबकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के तहत नामांकन पत्र की जांच होनी चाहिए थी। वंदे भारत से उतरते एक यात्री के पास जीआरपी ने 67,50,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। पकड़ा गया यात्री बेगूसराय की तिघरा विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक लल्लन कुमार के पोती सन्नी कुमार का बहनोई नीतीश कुमार है। साथ ही बरामद पैसे पूर्व विधायक के बेटे अनुराग ठाकुर का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में जीआरपी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार पूर्णिया से वंदे भारत से रुपये से भरा ट्रॉली लेकर बेगूसराय जंक्शन पर उतरा था। इस दौरान गश्ती कर रही जीआरपी की उसकी हरकतें संदिग्ध लगी, जिसके बाद शक के आधार पर उसको रोककर ट्रॉली बैग की जांच की गई तो उसमें रुपयों से भरी गड्डी मिली। यात्री नीतीश कुमार पटना जिले का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान यात्री ने रुपयों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी, जिसके बाद जीआरपी ने अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दी और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी। वही रुपये बरामद होने के बाद अनुराग ठाकुर भी जीआरपी थाना पहुंचकर रुपयों के बारे में जानकारी दी, लेकिन रुपये की बाबत न तो नीतीश कुमार न ही रुपये के मालिक होने का दावा करने वाले अनुराग ठाकुर ठोस सबूत जीआरपी को दे पाए, जिस कारण से सारे रुपए को जब्त कर लिया गया। वंदे भारत से आ रहे यात्री के बैग में 67,50,000 रुपए बरामद। भाजपा के पूर्व विधायक का है नजदीकी रिश्तेदार। पूर्व विधायक पुत्र अनुराग कुमार ने के अनुसार उनकी काफ़ी लंबा चौड़ा व्यवसाय है और सुरक्षित रुपया लाने के लिए वह पूर्णिया से ट्रेन के माध्यम से बेगूसराय मंगाए थे, लेकिन जीआरपी ने उसे बेगूसराय स्टेशन पर ही जब्त कर लिया। पीओके भारत का है और हम लेकर रहेंगे। सीतामढ़ी में बनवाएंगे भव्य सीता मंदिर। बिहार में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम लेकर रहेंगे। बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले, ये फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं कि पीओके मत मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए पाकिस्तान से, एटम बम से। ये 140 करोड़ का महान भारत है, वह किसी से डरता नहीं। मैं आज सीता माता की धरती पर कहकर जाता हूँ, पीओके भारत का है, रहेगा और वह हम लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ। अब माता सीता के जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का काम बाकी है। रामलला के मंदिर से अपने आप को दूर रखने वाले वह नहीं बना सकते। सीता माता का भाव, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श के अनुरूप स्मारक मंदिर अगर कोई बना सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक अनुच्छेद 370 को एक बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। आपने मोदी जी की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। ये लालू बाबा और राहुल जी कहते हैं 370 मत हटाओ, वहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। 5 साल हो गए, खून की नदियाँ छोड़ो, किसी ने कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं की। हाजीपुर में राजद प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव ने मांगा वोट। सुनने के लिए पहुंचे हजारों की भीड़। 5वें चरण की मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं को रुझाने के लिए अब पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से मुद्दों की बौछार कर दी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम के पक्ष में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लालगंज में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, गरीब परिवार की बहनों को हर साल
साल 1 लाख रुपए का सहायता राशि दिलवाया जाएगा और 5 किलो अनाज के बदले 10 किलो अनाज प्रत्येक कार्डधारी को दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा 1200 रुपये मिलने वाले गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैशाली से मुन्ना शुक्ला हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शिवचंद्र राम को वोट देकर जिताइए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो देश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के कई घटक दल के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 34 साल का युवा प्रधानमंत्री समेत कई बैठे केंद्र के मंत्रियों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री सड़क पर उतरकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और मैं बिहार में एक अकेला युवा हूं जो अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया हूं और मोदी जी का 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। जहानाबाद में नामांकन रद्द होने पर कैंडिडेट ने खोया आपा, पुलिस की हाथापाई, खूब चला ड्रामा। जहानाबाद समाहरण न्यायालय में गुरुवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब नामांकन रद्द होने से नाराज निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी ने समाहरण न्यायालय परिसर में हंगामा कर दिया और मौजूदा पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने लगी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें पकड़ लिया और बाहर किया। दरअसल बिहार के जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले अभिषेक दांगी ने जब मालूम हुआ कि उनका नामांकन पत्र कुछ कारण से रद्द कर दिया गया है तो वह अपना आपा खो बैठे। इस दौरान अभिषेक दांगी ने जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर नामांकन पत्र रद्द किए जाने के कारण जानने का प्रयास किया तो जिला अधिकारी के मुख्य द्वारा तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें जिला अधिकारी के कार्यालय से जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें धकेल कर जिला अधिकारी के कार्यालय से बाहर कर दिया। इस घटना में आहत अभिषेक दांगी ने मामले में कोर्ट में ले जाने की बात कही। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी ने बताया कि हमने अपना नामांकन पत्र सही भरा था लेकिन एक साजिश के तहत मेरा नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। अब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी से मिलने का प्रयास किया तो मेरे साथ पुलिस वालों ने हाथापाई की। अभिषेक दांगी का कहना है कि वह इस मामले में अब कोर्ट ले जाएंगे जहां उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं डीएम अलंकाकृत पांडे ने कहा कि कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें से 23 लोगों का नामांकन चुनाव आयोग के गाइडलाइन पूरा नहीं करने के कारण रद्द कर दिया गया है। सहरसा में बड़ी वारदात, स्कूल में पहुंचे आधा दर्जन बदमाश, कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक को चाकू घोंपा। सहरसा जिले की सौर बाजार थाना क्षेत्र की सुहद पंचायत स्थित सुहद भरना में गुरुवार को 11 बजे दिन में रामप्रसाद राय रेणु देवी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से कई जगह प्रहार कर घायल कर दिया। घायल शिक्षक की बाद में परिजन एवं थाना अध्यक्ष के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार लाया गया जहाँ उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल शिक्षक का शहर के एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। घायल शिक्षकों के भाई मुख्य प्रतिनिधि संतोष कुमार ने बताया कि उनके भाई संजय को घर के कुछ दूर स्थित रामप्रसाद रेणु देवी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सुहद भरना में कक्षा में पढ़ाई करवा रहे थे। इस दौरान गांव के ही सत्यनारायण यादव का पोता मुकेश यादव, अंबू यादव, संतोष कुमार यादव, छोटू कुमार यादव, हिमांशु यादव, दिनेश यादव, विपुल कुमार यादव, बुच्चू यादव सहित अन्य लोगों ने उनके भाई को चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। इस दौरान शोर होने पर हम लोग विद्यालय पहुंचे तो देखा कि बुरी तरह से मेरा भाई घायल था। इसके बाद थाना अध्यक्ष और हम लोगों के सहयोग से घायल भाई को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार लाया गया जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जहानाबाद, पाटलिपुत्र एवं नालंदा में दो ईवीएम का होगा इस्तेमाल, वजह भी जान लीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जहानाबाद, पाटलिपुत्र और नालंदा में दो ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन क्षेत्रों में 15 से अधिक उम्मीदवारों चुनाव मैदान में हैं। जहानाबाद में 17, पाटलिपुत्र में 22 और नालंदा में 29 उम्मीदवार नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। हालांकि अभी तक 17 मई तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। वही चुनाव के निर्देश के अनुसार एक बैलेट यूनिट में नोटा के अलावा 15 से अधिक उम्मीदवार होने पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश पर जहानाबाद में 800 और नालंदा में 500 अतिरिक्त बैलेट यूनिट का आवंटन किया जाएगा। अतिरिक्त ईवीएम का आवंटन गया जिले से संबंधित चुनाव क्षेत्रों में किया जा रहा है। वहीं पाटलिपुत्र में पहले से ही अतिरिक्त बैलेट यूनिट उपलब्ध है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने संबंधित जिलों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम स्थानांतरण को लेकर निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैलेट यूनिट का स्थानांतरण करा लिया जाए ताकि फर्स्ट लेवल चेकिंग एवं कमीशन इत्यादि का काम समय पर पूरा किया जा सके।